हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र खोरे हरदा डिग्री कॉलेज से हरदा डिग्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि पेपर सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। आप यदि पढ़ते हैं इनको तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आता है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस के बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के एसिड कितने प्रकार के होते हैं, बेस कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी का हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में आपको बताया है। अगला है आपका पियर्सन थ्योरी। देखिए, पियर्सन थ्योरी आपको बताती है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि भाई आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहिए तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के द्वारा बनेगा या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के द्वारा बनेगा। तो ये पियर्सन थ्योरी हमको बताती है कि यदि हम स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो हमको सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन कराना पड़ेगा और हार्ड का हार्ड के साथ। जैसे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ यदि कॉम्बिनेशन करता है तो हमको एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। यदि सॉफ्ट एसिड ले रहे हैं हम और हार्ड बेस ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको पियर्सन थ्योरी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बताती है कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से हमको बढ़िया स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे। इसके बाद थर्ड टॉपिक में यहाँ पर सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस सहजीविता पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपने बहुत सारे बायो के एग्जाम्पल आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री में भी सिम्बायोसिस है, ठीक है। तो आप सिम्बायोसिस सहजीविता वाले जो एग्जाम्पल है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है आपका ड्रेगोस थ्योरी होती है, वो ड्रेगोवैलेंट रूल होता है या थ्योरी होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एलिमेंट से ही देखते हैं, ठीक है ना। तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक होती है, सिंपल सा हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या पढ़ना है। अगला हम टॉपिक देखते हैं जिसमें है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजेंस। सिलिकॉन्स अलग अलग टाइप दिए हुए हैं इसके, ठीक है ना। सिलिकॉन्स में बहुत सारे आपको सिलिकॉन्स पढ़ने को मिल जाएंगे, फॉस्फोजेंस पढ़ने को मिल जाएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, हमको इसमें पढ़ना है उनकी प्रिपरेशन, उनको तैयार कैसे करते हैं, फिर पढ़ना है उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं पियर्सन थ्योरी, ड्रेगोवैलेंट थ्योरी या ड्रेगोस रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, मैंने इनको अलग से रेट कर रखा है, ठीक है। तो आप यूनिट फर्स्ट में से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम देखें तो यूनिट सेकेंड, इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हम जनरली 12th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, कि लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल आयन क्या होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो मेटल आयन और लिगेंड की हम बात करते हैं। लिगेंड द्वारा मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। जो भी ट्रांजिशन मेटल है, हमको डी ब्लॉक के मेटल को जनरली ट्रांजिशन मेटल कहा गया है, और ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड से हेल्प लेते हैं, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। हालांकि इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड अलग अलग टाइप में रखा गया है। तो हम मेटल आयन जो करता है कि मेटल आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है या लिगेंड द्वारा मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ठीक है, और मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगला हम इसमें देखते हैं टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये पढ़ना है। अगला हम देखें डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल, चूंकि डी ऑर्बिटल हम देखते हैं कि dxy dz dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इस प्रकार से 5 भागों में अलग अलग डिवाइड होता है। तो ये 5 भाग जब स्प्लिट होते हैं तो 2 अलग अलग एरियाज में चले जाते हैं। एक लोअर एनर्जी में चले जाते हैं 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चले जाते हैं, या कभी कभी 3 ऑर्बिटल नीचे लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर हायर एनर्जी में चले जाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंग इनमें एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है।
तो हमको डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखना है, ठीक है। उसके बाद देखना है उसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों के एनर्जी में जो डिफरेंस आता है तो वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी के द्वारा पढ़ते हैं। अब अपने को डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन कहाँ कहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और स्क्वायर प्लेनर के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होते हैं, लेकिन इनमें हाइब्रिडाइजेशन का अंतर होता है, ठीक है ना। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाता है और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाता है, इसलिए ये दो अलग अलग बनते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगला हम देखें तो अगला देखते हैं थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स में ही हमको थर्मोडायनामिक देखना है, उसका थर्मोडायनामिक पार्ट और काइनेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन अपने को देखना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे वो उनका स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है या कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। तो यहाँ पर हम यूनिट 2 में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3। इसमें आता है सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो वो कुछ प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी तो उसमें बहुत सारी है, पर यहाँ पर अलग आपको दिया है कि आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। उस जैसे हम डी ब्लॉक की बात करें तो मैग्नेटिक, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ये भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर अपने को पढ़ना है मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के, भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से हम इनको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला डायमैग्नेटिक है, नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिज्म। ये सारी अलग अलग 5 प्रकार की हमको प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, जो है एलएस कपलिंग के नाम से। सिर्फ एलएस कपलिंग के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और बहुत ही आसान है, तो आप एलएस कपलिंग को जरूर तैयार करें। अगला है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर में जो मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक जनरेट होता है उसका रेजोनेंस आपको बताना है या रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसको जनरली हम कहते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को कहते हैं एनएमआर। तो मतलब हमको यहाँ पर एनएमआर के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट है और 4th यूनिट में हम देखते हैं कि हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारी ही यूनिट हम देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक का पेपर है वो पूरा ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से ही जुड़ा हुआ पेपर है। अब हमको इसमें देखना है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, मतलब हम जनरली इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक भाग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही देखना है। किसका देखना है तो बोले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हम अलग अलग टाइप देख सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले वाले फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब हम देखते हैं तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस प्रकार के हम ट्रांजिशन वहाँ पर भी देखते हैं। और यहाँ पर भी अपने को टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यही सारे ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अगला आता है सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन। यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन रूल आ जाता है, लेकिन ये सिलेक्शन रूल आता है आपका डी ब्लॉक के लिए, डी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। फिर डी ब्लॉक में ही इनके ऑर्गल डायग्राम है, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक। ओलिफिन्स और मेटल एटम क्लस्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके 6 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 5th यूनिट में हम देखते हैं। 5th यूनिट में हमको जनरल चीजें पूछी गई है, जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा सा ये वाली यूनिट, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। इसेंशियल जो बहुत अधिक जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, जीवन के लिए, और जो कम मात्रा में जरूरी है, ठीक है। इसके अंतर्गत सोडियम पोटेशियम पंप भी आ जाते हैं, ठीक है।
हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि हमारे ब्लड में है, ठीक है। आयरन Fe इसका मेन कंटेंट होता है, ठीक है, और यह एक ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी होता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर पूछा गया है, मायोग्लोबिन मैकेनिज्म यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन्स और विटामिन्स में के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइक्लोक्रोम्स और फेरिडोक्सिन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल चीजें पूछी गई है जो कि हमारे जीवन के लिए, ठीक है, और हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट जो है हमारे को डी मेटल कॉम्प्लेक्स या डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या डी सीरीज से रिलेटेड है, और एक जो 5th यूनिट है वो जनरली हमारी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, विटामिन्स और बाकी चीजें। तो इस प्रकार से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 5 यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। थैंक यू दोस्तों।